हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी में, जो भी टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है आपको। क्या है? ईवीएस की अवधारणा और क्षेत्र, हम इसको पढ़ेंगे। ईवीएस का महत्व और एकीकृत ईवीएस के बारे में हम पढ़ेंगे। पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, हम इसके बारे में समझेंगे। अधिगम के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, इसके बारे में जानेंगे। अवधारणा प्रस्तुत करने के जो दृष्टिकोण है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो क्रियाकलाप है उनके बारे में जानेंगे। प्रयोग और व्यवहारिक कार्य, जो प्रयोग या फिर व्यवहारिक कार्य, इसके बारे में समझेंगे। चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री या फिर शिक्षण उपकरण कह सकते हैं, और जो समस्याएं, इन सब को हम पढ़ने वाले हैं। तो ईवीएस पेडागोजी का ये पूरा सिलेबस है आपका। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस की अवधारणा और क्षेत्र, आज ये वाला टॉपिक हम इसको पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे कि शुरुआत कैसे हुई, है ना। ईवीएस की अवधारणा और क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि शुरुआत कैसे हुई। तो पहले इसका परिचय जानते हैं। इसमें क्या दे रखा है बेटा? पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति है बेटा, उसने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम, क्या है? 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के पाठ्यक्रम एक रूपरेखा की सिफारिश की। किसने? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा की सिफारिश की कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन जो है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ बेटा कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति है उसने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा की सिफारिश की कि एकल विषय जो है, एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन जो है वो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। आगे क्या दिया है कि पहले 2 वर्षों में, पहले 2 वर्ष कौन से? कक्षा 1 और 2। पहले 2 वर्षों में पर्यावरण जो अध्ययन है बेटा, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा। समझ में आया बेटा? पहले 2 वर्षों में, यानी पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन जो है वो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा। जबकि कक्षा 3 से 5 तक कौन कौन सी? क्लास 3, 4 और क्लास 5 में सामाजिक अध्ययन, क्या क्या है? सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग अलग हिस्से होंगे। ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2। तो ये समझ में आया बेटा आपको कि पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा की सिफारिश की, है ना, कि एक एकल विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन जो है वो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट क्या है कि पहले 2 वर्षों में, यानी कक्षा 1 में और 2 में पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा। जबकि क्लास 3, 4 और 5 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान, है ना, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग अलग हिस्से होंगे। ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी? 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 ने प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कौन सा? जो पहले था वही दृष्टिकोण इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए अब आया एनसीएफ 2000, है ना। अब यहाँ पे ये समझने वाला पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझेंगे हम इसको। एनसीएफ 2000 ने सिफारिश की कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। कैसे? एकीकृत तरीके से, इंटीग्रेट करके इसको पढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर
कक्षा 3 से कक्षा 5 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय ना पढ़ाए जाएं। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो एनसीएफ 2000 था, एनसीएफ 2000 था, उसने क्या कहा कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए, है ना, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से कक्षा 5 में, है ना, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय के रूप में ना पढ़ाया जाए। तो आप ईवीएस में क्या क्या पढ़ते हैं? आप ईवीएस में विज्ञान भी पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते हैं। ईवीएस में दो अलग अलग पुस्तकें ना होकर के ईवीएस की एक ही बुक है, जिसमें आप विज्ञान भी पढ़ाते हैं बच्चे को और सामाजिक अध्ययन भी पढ़ाते हैं। तो जो एनसीएफ 2000 था, उसने क्या कहा कि ईवीएस को एकीकृत करके पढ़ाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए इस एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतरता आगे बढ़ाने का आह्वान किया। तो एनसीएफ 2005 ने भी इसी दृष्टिकोण को कि ईवीएस को एकीकृत तरीके से पढ़ाया जाए, इसका आह्वान किया, इसका समर्थन किया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा। पर्यावरण है क्या बेटा? पर्यावरण का अर्थ है वह वाय आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। कैसा आवरण? जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाओं तथा तथ्यों से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण शिक्षण जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। तो आप बताइए बेटा, आपकी जो ईवीएस की बुक है वो क्लास 3rd से 5th तक आपकी ईवीएस की बुक है, ठीक है, लेकिन जो क्लास 1st है और जो क्लास 2nd है वहां पर आपकी ईवीएस की कोई बुक नहीं है। तो वहां पर आप बच्चे को ईवीएस कैसे सिखाते हैं? भाषा और गणित के माध्यम से। कैसे? भाषा और गणित के माध्यम से बच्चा पहली और दूसरी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को समझता है। कैसे? भाषा और गणित के माध्यम से। और कक्षा 3 से कक्षा 5 तक आपके पास एक बुक होती है ईवीएस की, लेकिन पहली और दूसरी कक्षा में बच्चा भाषा और गणित के माध्यम से इसको समझता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। प्रकृति में जो भी चारों ओर परिलक्षित है, जैसे वायु, मृदा, पेड़ पौधे तथा प्राणी, ये सब क्या है बेटा? पर्यावरण के अंग हैं। प्रकृति में जो कुछ भी है बेटा, जो कुछ भी है, वायु, मिट्टी, पेड़ पौधे, प्राणी, हम सब क्या है? पर्यावरण के अंग हैं। तो यही बात इसमें कही गई कि जो कुछ भी चारों तरफ है वो सब क्या है? पर्यावरण के अंग है। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण मनुष्यों के क्रियाकलापों का स्थल है। बिल्कुल सही बात है। जो पर्यावरण है वो क्या है? मनुष्य के क्रियाकलापों का स्थल है, जिस पर मानव तथा अन्य जीव जंतु जो है वो प्राकृतिक तत्वों के साथ संबंध स्थापित करके अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो जो पर्यावरण है वो क्या है बेटा? मनुष्य के क्रियाकलाप का स्थल है और जिस पर मानव तथा अन्य जीव जंतु जो है वो प्राकृतिक तत्वों के साथ संबंध स्थापित करके अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। पर्यावरण जो है वो मानव को चारों ओर से घेरे हुए है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और मनुष्य के जीवन और उनके जो क्रियाएं हैं, मनुष्य के जीवन और उनकी जो क्रियाएं हैं उन पर क्या करता है? प्रभाव डालता है। जो मनुष्य के जीवन और उनकी क्रिया बोल लो या कार्य बोल लो, उन पर क्या करता है? प्रभाव डालता है। तो पर्यावरण जो है वो मनुष्य को चारों तरफ से घेरे हुए है और जो मनुष्य का जीवन है और उनके जो कार्य हैं या उनकी जो क्रियाएं हैं उन पर क्या करता है? प्रभाव डालता है। पर्यावरण शब्द जो है वो फ्रांसीसी शब्द एनवीरोनर, क्या? एनवीरोनर से लिया गया है। तो जो पर्यावरण शब्द है वो फ्रांसीसी शब्द एनवीरोनर से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है? पूरा परिवेश। एनवीरोनर का अर्थ है पूरा परिवेश। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण शब्द जो है परि और आवरण शब्दों के मिलने से बना है। परि का तात्पर्य है चारों ओर और आवरण का अर्थ है क्या? घेराव। तो इस तरह से पर्यावरण का तात्पर्य क्या हो गया? चारों ओर का आवरण या फिर घेराव। क्या हो गया? पर्यावरण शब्द जो है परि और आवरण दो शब्दों के मिलने से बना है। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का क्या अर्थ होता है? घेराव। तो पर्यावरण का क्या तात्पर्य हुआ? चारों ओर का आवरण या फिर चारों ओर का घेराव। इस तरह से पर्यावरण का तात्पर्य हुआ चारों ओर का आवरण या फिर चारों ओर का घेराव। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस चारों ओर के घेराव में इसे प्रभावित करने वाले सभी भौतिक, जैविक और
सांस्कृतिक कारक आ जाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि चारों ओर का आवरण, तो इस चारों ओर के आवरण में जो है इसको प्रभावित करने वाले भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक आ जाते हैं। तो पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? भौतिक कारक, जैविक कारक और सांस्कृतिक कारक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आगे हम इसको भी समझेंगे। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि जब हम कहते हैं कि इसका अर्थ है चारों ओर का घेराव, तो इस घेराव में तो फिर इसको प्रभावित करने वाले भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक कारक भी आ जाते हैं। सीसी पार्क के अनुसार, है ना, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो क्या समझ में आई ये डेफिनेशन आपको? सीसी पार्क के अनुसार कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? उसे पर्यावरण कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना या फिर अवधारणा। तो यही है हमारा पहला टॉपिक, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना। अभी हमने पढ़ा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर हमने ये जाना कि पर्यावरण है क्या, इसका अर्थ क्या है, और अब हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा या फिर संकल्पना, है ना। तो इसमें क्या है कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि बच्चा अपने प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच जो संबंध है उसको पता लगा सके और उसे समझ पाए, है ना। अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से, है ना, अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समझ की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत करें और पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना है। तो क्या करना है कि बच्चों को जो सामाजिक घटनाएं हैं उनके प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए, संज्ञानात्मक क्षमता पैदा करने के लिए क्या करना है? परिवार से शुरुआत करनी है और पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए हमें आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जो है जागरूकता विकसित करना, बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में शामिल करना, अवलोकन, वर्गीकरण और अनुमान आदि द्वारा। तो जो बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए क्या करना है? बच्चों को खोजबीन और हाथों की गतिविधि में शामिल करना, अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान आदि द्वारा। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, है ना, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास करना। तो जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो कौन कौन से? लिंग भेद, उत्पीड़न, है ना, उत्पीड़न से संबंधित मुद्दे, जो प्रदूषण है, जो अनैतिक व्यवहार है, उसके जो आदि की जो मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास करना, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के प्रति जो है सम्मान है विकसित हो सके। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः इसे प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण जो है किया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। कौन से स्तर से? प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण की शिक्षा जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो प्राथमिक स्तर से ही हमें इसका शिक्षण आवश्यक है, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आगे क्या है? पर्यावरण वह पक्ष है जिसने पृथ्वी को जीवित जगत का गौरव प्रदान किया है। तो जो पर्यावरण है उसने क्या किया है? पृथ्वी को जीवित जगत का गौरव प्रदान किया है। मानव सहित सभी जीव जो है वो पर्यावरण की ही देन है। तो मानव के साथ साथ जितने भी जीव हैं वो क्या है? पर्यावरण की देन है। इस दृष्टिकोण से पर्यावरण अध्ययन की जो महत्वता है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? पर्यावरण अध्ययन की जो महत्वता है वो और अधिक बढ़ जाती है। बालक अपने जीवन में
पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल किया जाए। तो पर्यावरण की शिक्षा आपकी प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल होना जरूरी है। आगे क्या है बेटा, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जैव मंडल में जितने भी जीव हैं वह पर्यावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। जैव मंडल में जितने भी जीव हैं बेटा वो क्या होते हैं, पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होते हैं। जैव मंडल के सभी जैविक और अजैविक घटकों की विशेषताओं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन जो है पर्यावरण अध्ययन की विशेषता है। तो जो पर्यावरण में जितने भी जीव हैं, है ना, तो जो हमारा ये जो जैव मंडल में जितने भी जीव हैं वो क्या है, पर्यावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। तो जैव मंडल के सभी जैविक और अजैविक घटकों की विशेषताओं और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन जो है वो पर्यावरण की क्या है, विशेषता है। अतः इसका अध्ययन जो है वो आवश्यक है। तो आप समझ रहे हैं कि पर्यावरण का शिक्षण क्यों आवश्यक है। आपको सारे पॉइंट इसमें समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे हम। उन्हें इसी योग्य बनाना कि समानता, न्याय, है ना, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों से संबंधित मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सकें। तो बच्चों को किस योग्य बनाना है कि समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों से संबंधित मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। पर्यावरण संरक्षण जो है वो क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है और इसका समाधान कैसे हो सकता है, इन प्रश्नों के उत्तरों की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन जो है वो प्राथमिक स्तर पर ही शामिल किया जाना चाहिए। तो पर्यावरण का संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका समाधान क्या है, इन सब के ये जितने भी प्रश्न हैं इनके उत्तर की समझ विकसित करने के लिए हमें क्या करना है कि प्राथमिक स्तर से ही बच्चे को पर्यावरण का अध्ययन कराना है। आगे क्या दे रखा है, पर्यावरण को किसी प्रकार की और हानि ना हो, इसीलिए इससे संबंधित आदतों का विकास करने के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। अब आप देख रहे हैं कि पर्यावरण को किसी भी तरीके की हानि नहीं हो, तो उसके लिए क्या करना है कि हमें जो है अच्छी आदतों का विकास, भाई अच्छी आदतों को हम बच्चों में डालेंगे, है ना, तो उसके लिए क्या होगा, तभी तो वो समझेंगे ना कि पर्यावरण को के लिए क्या चीज हानिकारक है, हमें क्या नहीं करनी है। अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे तो उन्हें क्या पता। तो जो पर्यावरण है उसको किसी और प्रकार की हानि ना हो, तो इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे को पर्यावरण का अध्ययन कराना पड़ेगा। तो इसीलिए पर्यावरण अध्ययन क्या है, आवश्यक है। आगे क्या दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित और एकीकृत करने के लिए, है ना, पर्यावरण का जो अध्ययन है उस जो पर्यावरण का विषय है उसको बाल केंद्रित और एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 सामान्य विषयों का समावेश किया जाएगा। तो इसकी जो 6 थीम है बेटा, इसमें जो आपकी ईवीएस की बुक है उसमें क्या है, 6 थीम है। तो पर्यावरण अध्ययन को, जो पर्यावरण अध्ययन का विषय है उसको बाल केंद्रित और एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 सामान्य थीम का समावेश किया जाएगा। और वो कौन कौन सी थीम है, पहली है आपकी परिवार और मित्र, है ना, फैमिली एंड फ्रेंड। तो ये क्या है बेटा, ये आपकी पहली थीम है। दूसरी क्या है, फूड। तीसरी क्या है, वाटर। चौथी थीम क्या है आपकी, शेल्टर। पांचवी थीम क्या है, ट्रेवल। और छठी थीम क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो आपकी जो ईवीएस की बुक है उसको थीम्स में बांटा गया है। और कितनी थीम्स हैं उसमें, 6 थीम है। पहली क्या है, परिवार और मित्र। दूसरी क्या है, भोजन। तीसरी क्या है, पानी। चौथी क्या है, आश्रय। पांचवी क्या है, यात्रा। और छठी है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आपकी जो पहली थीम है बेटा परिवार और मित्र, उसकी 4 सब थीम भी हैं। वो कौन कौन सी हैं, रिश्ते, रिलेशनशिप, काम और खेल, वर्क एंड प्ले, है ना, एनिमल्स, पशु, और पौधे, प्लांट्स। तो जो आपकी पहली थीम है परिवार और मित्र, उसकी 4 सब थीम भी हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र, अभी तक हमने इसकी अवधारणा पढ़ी, अब हम समझेंगे इसका क्षेत्र क्या है ना। तो पारिस्थितिकी में, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीव तथा उनके वातावरण के आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या तथा प्रदूषण पारिस्थितिकी के 2 महत्वपूर्ण विषय हैं।
वर्तमान में संपूर्ण पर्यावरण जो है परिवर्तन इन्हीं दो विषयों से संबंधित है। तो जो वर्तमान में आपके देखो जनसंख्या है और एक जो प्रदूषण है ना, ये पारिस्थितिकी के क्या है, दो महत्वपूर्ण विषय हैं, एक तो जनसंख्या और दूसरा प्रदूषण। तो वर्तमान में संपूर्ण पर्यावरण परिवर्तन जो है वो इन्हीं दो विषयों से संबंधित है। तो पारिस्थितिकी पर्यावरण अध्ययन का क्या है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो पारिस्थितिकी है वो पर्यावरण अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसमें जो दो महत्वपूर्ण विषय हैं वो कौन कौन से, एक तो जनसंख्या और दूसरा प्रदूषण। अगला पढ़ेंगे हम, मानव स्वास्थ्य में मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का सीधा संबंध है। मानव के अनेक रोग जो है वो पर्यावरण के माध्यम से ही फैलते हैं। ये माध्यम वायु, जल और मिट्टी हो सकते हैं। तो जो रोग मनुष्य में पर्यावरण के माध्यम से फैलते हैं तो उनका माध्यम क्या होता है बेटा, वायु, जल या मिट्टी, ये कोई इनमें से एक इसका माध्यम हो सकता है। पर्यावरण के कई परिवर्तन सीधे ही मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जो पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं तो उसमें से कई परिवर्तन ऐसे होते हैं जो सीधे क्या करते हैं, मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसीलिए मानव स्वास्थ्य पर्यावरण अध्ययन का आवश्यक क्षेत्र है। तो जो मानव का स्वास्थ्य है ना, मानव का जो स्वास्थ्य है वो पर्यावरण अध्ययन का आवश्यक क्षेत्र है। पारिस्थितिकी जो है वो भी पर्यावरण अध्ययन का आवश्यक क्षेत्र है, और जो मानव का स्वास्थ्य है वो भी पर्यावरण का अध्ययन का आवश्यक क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे हम, वानिकी। वानिकी के क्षेत्र में वृक्षों का प्राकृतिक समूह जो है वो क्या कहलाता है, वन कहलाता है। और आज के समय में वृक्षों के जो महत्व है उसको देखते हुए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हरा सोना कहा जाता है। जो वृक्ष है वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, तो इनके महत्व को देखते हुए क्या कहा जाता है, इन्हें हरा सोना कहा जाता है। वनों के प्रबंधन को वानिकी कहा जाता है। जो वनों का प्रबंधन होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, वानिकी कहा जाता है। वानिकी के लिए विश्व के लगभग सभी देशों की सरकारों ने अलग अलग वन विभाग बनाया हुआ है। पहले जो है वनों का संरक्षण करना केवल सरकार का ही कार्य माना जाता था, लेकिन अब यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि जो वन है वो क्या है, समाज की धरोहर है। जो वन है बेटा वो किसकी धरोहर है, वो समाज की धरोहर है। तो उनका संरक्षण करना केवल सरकार का ही कार्य नहीं है, हम सबका है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है कि वनों का संरक्षण करे। तो क्या कहा गया इसमें कि पहले वनों के संरक्षण का कार्य केवल सरकार का ही कार्य माना जाता था, लेकिन अब यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि जो वन है वो समाज की धरोहर है। तो सरकार के साथ साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति का, है ना, ये नैतिक कर्तव्य है। क्या, वनों का संरक्षण समाज के प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, ये नैतिक कर्तव्य है ना। तो वनों का संरक्षण हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि वह वनों का संरक्षण और संवर्धन में अपना योगदान दे। आगे बढ़ेंगे हम, पर्यावरण अध्ययन में हम प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि के कारण एवं परिमाण को समझने एवं प्रदूषण एवं प्रभाव को कम करने के उपायों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम वनस्पति जंतुओं के प्रकारों, उनकी सुरक्षा के बारे में भी अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, जैव प्रौद्योगिकी में वर्तमान युग को जैव प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। पर्यावरण तथा जैव प्रौद्योगिकी का एक दूसरे से गहरा संबंध है। जब प्रौद्योगिकी की सहायता से ही पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं, है ना। तो पर्यावरण जो है बेटा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में जैव प्रौद्योगिकी क्या है, सहायक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जो जैव प्रौद्योगिकी है वो वर्तमान युग को क्या कहा जाता है, जैव प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। पर्यावरण तथा जैव प्रौद्योगिकी का जो है एक दूसरे से गहरा संबंध है, और जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से, किसकी सहायता से, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में जैव प्रौद्योगिकी क्या है, सहायक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून का अध्ययन करते हैं। मानव जो है, मानव पर्यावरण संबंध जो है, पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति और कानून का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, मानव, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया बेटा। अब आगे बढ़ेंगे हम, जो पर्यावरण के अध्ययन के क्षेत्र में केवल पृथ्वी ही नहीं अंतरिक्ष भी शामिल है।
ठीक है बेटा, जो पर्यावरण का अध्ययन है उसमें पृथ्वी ही नहीं आपका अंतरिक्ष भी शामिल होता है। पहला पॉइंट क्या था? मानव पर्यावरण संबंध पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून का अध्ययन करते हैं, है ना। आगे क्या है? मौसम संबंधित अनेक कारक जैसे तापमान, दाब, पवन, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि भी पर्यावरण व उनके जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज अनेकों समस्याएं जो है वो हमारे सामने आ रही हैं, जिन्हें समझने और उनके निवारण हेतु मौसम विज्ञान के बारे में हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मौसम विज्ञान के बारे में भी हम पढ़ते हैं। पर्यावरण का जो क्षेत्र है वो काफी व्यापक है। पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है इससे। जो पर्यावरण का क्षेत्र है बेटा वो काफी व्यापक है और पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों के अनुसार जो है वो संचालित किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला क्या है? पर्यावरण के बारे में सीखना। क्या है पहला पॉइंट? पर्यावरण के बारे में सीखना। दूसरा, पर्यावरण के माध्यम से सीखना। और तीसरा, पर्यावरण के लिए सीखना। तो पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना। तो ये क्या है? 3 व्यापक नियम है। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण के कारक। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो पर्यावरण के कारक हैं वो कौन कौन से हैं? भौतिक कारक, जैविक कारक, सांस्कृतिक कारक। तो पर्यावरण को ये कारक प्रभावित करते हैं, है ना। तो भौतिक कारक में क्या आता है? पर्यावरण के जो कारक हैं, पहला कारक क्या है? भौतिक कारक, दूसरा जैविक, तीसरा सांस्कृतिक। तो भौतिक कारक में क्या आता है? जलवायु, है ना, मिट्टी, खनिज, चट्टान, सौर ऊर्जा, धरातल की संरचना, अग्नि, भौगोलिक स्थिति और भौतिकी, है ना। जैविक कारक में क्या आता है? पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और प्राणी। सांस्कृतिक कारक में क्या आता है? बस्तियां, आपकी आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक स्थिति और मनुष्य। ये क्या है? सांस्कृतिक कारक। क्या है? बस्तियां, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक स्थिति और मनुष्य। तो यहीं पर आपका पहला टॉपिक आज कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।